नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर हटके में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। अगले आधे घंटे लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरों को देखने के लिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जुलाई से शुरू होने जा रही पवित्र अमरनाथ यात्रा, सुरक्षा व्यवस्था के किए जा रहे हैं चाक चौबंद इंतजाम और धूमधाम से मनाई जा रही है देवशयनी एकादशी। दिल्ली में निकाली गई भगवान विट्ठल नाथ की शोभा यात्रा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में रेवतीपुर गांव के नौजवान कृषि क्षेत्र में गढ़ रहे हैं नए आयाम। खेती के पारंपरिक तरीके को बदल केले की खेती से कर रहे हैं बम्पर कमाई। साथ ही गांव के भूमिहीन श्रमिकों को साल में 200 दिन मुहैया करा रहे हैं रोजगार। राष्ट्रीय कैमरा दिवस पर दिल्ली वासियों के लिए टॉर्जन लेडी पर खास फोटो प्रदर्शनी। कैमरा मैन नटराज महर्षि ने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त पर्यावरण कार्यकर्ता जमुना टुडू के जीवन को तस्वीरों में उतारा। पेड़ों को बचाने के लिए जमुना ने उठा लिए थे तीर कमान। अचानक घट गई दक्षिण कोरिया के लोगों की उम्र। देश में उम्र की काउंटिंग के लिए चला आ रहा पारंपरिक सिस्टम खत्म। अंतर्राष्ट्रीय मानक को अपनाने के लिए कानून किया गया लागू। हॉरर वेब सीरीज अधूरा का ट्रेलर हुआ जारी। भूतों से पड़ेगा दर्शकों का पाला। रसिका दुगल और इशफाक सिंह की दमदार अदाकारी की दिखी झलक। 7 जुलाई को रिलीज होगी वेब सीरीज। और सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत से जुड़ी खबर की। हिंदू धर्म की पवित्र अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है। हमेशा की तरह इस साल भी अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए बालटाल आधार शिविर और पवित्र गुफा मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले कई पड़ाव केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए खास इंतजाम में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा की यात्रा का विशेष महत्व है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लंबी और जटिल यात्रा करते हैं। अमरनाथ यात्रा को मोक्ष का द्वार भी बताया जाता है। हर साल बड़ी संख्या में लोग अमरनाथ जाते हैं और शिवलिंग के दर्शन मात्र से धन्य हो जाते हैं। इस साल की अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। इस बार यात्रा खास है और श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम भी बेहद पुख्ता किए गए हैं। बारिश और लैंडस्लाइड से बचाने की भी तैयारी है। मिली जानकारी के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के लिए 3 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। रजिस्ट्रेशन की संख्या पिछले साल की तुलना में 10% ज्यादा है। तीर्थयात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए दोनों यात्रा मार्गों में रोशनी का इंतजाम किया गया है। गुफा मंदिर के रास्ते में पर्वतीय बचाव दल तैनात किए गए हैं। यात्रियों को महत्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत कराने के लिए सभी कैंप में सार्वजनिक संबोधन सिस्टम के साथ साथ वीडियो वॉल भी लगाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब यात्री जम्मू कश्मीर में एंटर करता है तो सबसे पहले उसको अपना RFID टैगिंग और EKYC कराना होता है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी यात्री आगे जा रहे हैं वो यहाँ पे लखनपुर यार्ड में अपना EKYC टैगिंग और RFID करा के जाएं। इसकी सुविधा के लिए उनके लिए 6 काउंटर यहाँ पे लगाए गए हैं। ये 6 काउंटर 24 घंटे चलेंगे और RFID टैगिंग और EKYC करेंगे। इसके साथ साथ लखनपुर में 500 लोगों के रहने की भी व्यवस्था है। यहाँ पे रुकेंगे, उनकी गाड़ियों की भी टैगिंग होगी। लंगर की व्यवस्था है, टॉयलेट वॉशरूम पूरे रास्ते में उनको सुविधा दी गई है। तो इसलिए किसी भी यात्री को कोई असुविधा ना हो और उनका एक्सपीरियंस एक बहुत ही अच्छा, जैसे ही वो जम्मू कश्मीर में एंटर करते हैं वो हो, उसकी पूरी कोशिश प्रशासन ने की है। टोटल 8 लंगर आज की तारीख में कठुआ ज़िले में चल रहे हैं। ये मेन्यू भी इनकॉर्पोरेट, जैसा आपने कहा, मेन्यू इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसमें हमारे फूड इंस्पेक्टर्स ने वहाँ जाके रेगुलर सैम्पलिंग भी करेंगे, क्योंकि वो ज़रूरी है। गर्मी का टाइम है, कोई भी जो यात्री, हम नहीं चाहते हैं कि किसी कारण से कोई बीमार
हो तो उसके रेगुलर हम लोग सैम्पलिंग और टेस्टिंग कर रहे हैं। सेम तरीके से जितने भी हमारे रास्ते में ढाबे हैं उन सब में भी सैम्पलिंग और टेस्टिंग की जा रही है कि कहीं पे भी कोई पुराना खाना या ख़राब खाना किसी यात्री को ना मिले। जितने भी लंगर लगाए गए हैं उसमें 24 घंटे वो लंगर चलेंगे और कोई भी यात्री रुक के वहाँ पे लंगर का आनंद ले सकता है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 30 जून को जम्मू के भगवती नगर आधार कैंप से घाटी के लिए रवाना हो रहा है। यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी। इस साल की तीर्थ यात्रा 62 दिनों की होगी और अब तक की सबसे लंबी होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने पवित्र अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई थी, लेकिन बीच में ही वे सो गयीं। इस पवित्र अमरनाथ गुफा में हर साल बर्फ का शिवलिंग बनता है और उसकी पूजा की जाती है। बाबा अमरनाथ की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कष्ट दूर होते हैं। डीडी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। आज देवशयनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार आज के दिन व्रत या उपवास रखने से जाने अनजाने के किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार आज से अगले 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और इसी दिन से चतुर्मास की शुरुआत भी मानी जाती है। चतुर्मास में शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु की योग निद्रा पूरी होती है। इस एकादशी को देव उठानी एकादशी कहा जाता है। दिल्ली में आज भक्तों ने आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर भगवान विट्ठलनाथ की शोभा यात्रा निकाली। अगली खबर दिखाते हैं उस कहावत को चरितार्थ करती हुई जो कहती है कि जहां चाह वहां राह। जनसंख्या के लिहाज से पूरे देश का सबसे बड़ा गांव उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रेवतीपुर गांव है। यहाँ के नौजवान कृषि क्षेत्र में अपनी सोच, अपनी लगन से नए आयाम गढ़ रहे हैं। इनकी मेहनत देखकर आपको भी इन युवकों पर गर्व अनुभव होगा। देखिए हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट। कहते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और कहे तो गांव का मूल कृषि है। आज कृषि चर्चा में है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सोच किसानों की आय बढ़ाने की है। ऐसे में गाजीपुर जिले के गांव रेवतीपुर के नौजवानों ने कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दिया है। इन्होंने अपनी सोच को अंजाम देने के लिए पढ़े लिखे युवाओं का एक संगठन बनाया, फिर चल पड़े अपने विकास की डगर पर। इन नौजवानों ने कृषि शोध संस्थान से संपर्क किया, प्रगतिशील किसानों से मिले और फिर किसानों को अपने यहाँ बुलाया। खेती के ट्रेंड को चेंज कर हार्टिकल्चर की तरफ बढ़े और अब भरपूर मुनाफे की खेती यानी केले की खेती कर रहे हैं और अपने गांव के ही भूमिहीन श्रमिकों को साल में 200 दिन रोजगार भी दे रहे हैं। आज से 20 साल पहले मैंने इंटरमीडिएट पास किया। उसके बाद हम कुछ मित्रों को ऐसा लगा कि जा कर के नौकरी करने के बजाय हम लोगों को ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे देश की इकोनॉमी में मदद मिल सके। तो इसके लिए अपने गांव में 15,000 एकड़ लैंड ज़मीन थी। हम लोगों ने एक सर्वे किया जो 1 से 1,500 रुपया नेट इनकम पर खड़ी थी। फिर हम लोगों ने लैब टू लैंड जो गैपिंग है उसको पाटने का प्रयास किया। गाँव के पढ़े लिखे साइंटिफिक टेम्परामेंट के जो किसान हैं, लड़के हैं, उनके साथ मिल करके सारी रिसर्च सेंटर का जो मॉडल किसान है देश भर का, वहाँ 3-4 साल हम लोग विजिट किए। और उसके बाद गाँव में जो ट्रेडिशनल क्रॉप होती थी मटर, मसूर, चना वगैरह की, उसकी सिंचाई, बिजाई, खाद वगैरह का वैज्ञानिक ढंग से काम करना। फिर धीरे धीरे हॉर्टिकल्चरल खेती में बैगन, टमाटर, मिर्च, इन सब पर काम करना, आलू वगैरह पर। फिर नॉन ट्रेडिशनल पिपरमिंट है, मेंथा है, मेडिसिनल एरोमेटिक जो प्लांट्स हैं उस पर काम करने लगे हम लोग। और आज के डेट में 20 साल में 15,000 एकड़ ज़मीन में लगभग 13,000 एकड़ ज़मीन हमारी मेडिसिनल या हॉर्टिकल्चरल लैंड में बदल चुकी है और लगभग 400 एकड़ ज़मीन 1.5 से 2 लाख रुपया पर एकड़ पर खड़ी है। सबसे बड़ी बात जो हुई है वो गाँव में लगभग 7,000 हमारे श्रमिक हैं। उनको पुरानी खेती में 1 एकड़ में केवल 5 से 10 दिन वर्ष भर में मानव दिवस सृजित हो पाता था। आज 1 एकड़ में उनके लिए 200 दिन का काम है। हमें बाहर से आउटसोर्स करना पड़ता है। 2 एकड़ 3 एकड़ खेती वाले जो लड़के हैं, किसान हैं, वो सारा 10,000 5,000 की नौकरी जो करते थे छोड़ करके आज खेती कर रहे हैं। स्वयं स्वावलंबी बने हैं, आत्मनिर्भर बने हैं और गाँव के अन्य लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। इन नौजवानों ने कृषि क्षेत्र में आधुनिक और लाभप्रद बदलाव तो किए, साथ ही साथ इस पर भरपूर मेहनत भी की। चूंकि ये नौजवान उच्च शिक्षित हैं, इसलिए ये शिक्षा और सामाजिक सुधार पर भी काम कर रहे हैं और अपने गांव का भविष्य सुधार रहे हैं। हम लोग जो है खेती के माध्यम से
अपने क्षेत्र का विकास जो है किए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये किए कि अपने ज़िले में जितने बाहर से फसलें जो है आती हैं, वेजिटेबल्स और ये फल, उनका जो है सर्वे किए और ये देखे कि कौन कौन सी फसल हम अपने यहाँ उगा सकते हैं। जो बाहर से पैसा आता है, हमारा पैसा बाहर चला जाता है, उसको हम लोग ले आकर के यहाँ उन फसलों को लगाया, और जिसमें केला है, परवल है, और उससे जो है अच्छा आय किया, जिससे कि यहाँ के किसानों की आय में वृद्धि हुई। यहाँ तक कि केले का पौधा हम लोग 20 रुपये महाराष्ट्र से मंगाते थे, ज़्यादा डीजल खर्चा होता था। अब लोग हम बंगलोर से जो है टिश्यू कल्चर का वो एक सागार पौधा ले आकर के अपने यहाँ 8 रुपये 10 रुपये में जो है तैयार कर लेते हैं, जिससे 10 रुपया किसानों का बच जाता है, जिसे हम मजदूरी में खर्च करते हैं। इसके अलावा अपने गांव को समृद्ध गांव और एक शिक्षित गांव बनाने के दृष्टिकोण से हम 2012 से ही बिना पैसे के वो इंटरमीडिएट के मैथ और गणित का मैं निःशुल्क जो है वो उनको शिक्षा देता हूँ, और हर रविवार को एक स्वच्छता का कार्यक्रम करते हैं, और उसके बाद एक प्रेरक गीत करते हैं, और फिर अपने गांव की समस्याओं को लेकर, स्वच्छता को लेकर, प्लास्टिक को लेकर, पर्यावरण को लेकर इस पर चर्चा करके, और हर रविवार को एक नए किसी प्रेरक व्यक्ति को उन छात्रों से मिलाते हैं, और इस तरह से उनका एक सर्वांगीण विकास कराते हैं। जिले का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ी आबादी वाला गांव है रेवतीपुर, और इस गांव के युवा उसी बड़े दिल से अपने गांव के विकास और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। रेवतीपुर के युवाओं ने जहां खेती में एक नया ट्रेंड सेट किया है, वहीं पर पलायन को भी रोका है, देश की आय में वृद्धि का संकल्प लिया है, और साथ ही लोगों को कृषि के रोजगार से जोड़ा है, श्रम को सम्मान दिया है और गांव का मान बढ़ाया है। साथ ही देश की आन को भी बढ़ाया है अपने तरीके से, अपने हुनर से, अपने श्रम से, और प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों से जोड़कर, कृषकों से जोड़कर अपने इस गांव को, देश के सबसे बड़े गांव ने एक मान बढ़ाया कृषि में अपने तरीके से। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, रेवतीपुर, गाजीपुर। और आपको इस वक्त सीधे रुख करते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। मणिपुर के लोकल न्यूज चैनल्स में चल रहे हैं, अखबारों में छप रहे हैं। राहुल गांधी जी के विजिट को लेकर काफी प्रोटेस्ट मणिपुर में हो रहे हैं। राहुल गांधी जी और जो कांग्रेस पार्टी है, मणिपुर में कई लीगेसी इश्यूज हैं। आज जो परिस्थिति हम मणिपुर में देख रहे हैं, इन कुछ लीगेसी इश्यूज के कारण है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ है। आई डोंट वांट टू विजिट दोज इश्यूज बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी अटैच्ड टू देम। मैं भी उनका यहां उदाहरण रखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर है, सेंसिटिव है, और हमें समझना होगा कि एक एक शब्द जो हम कहते हैं वो इफेक्ट डालता है मणिपुर के सिचुएशन पर। तो स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी के जाने से पहले आप सब ने कल टीवी में देखा होगा कि वहां की जो स्टूडेंट यूनियन है, ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी के विजिट को बॉयकॉट करने की मांग भी की थी। और क्यों बॉयकॉट किया था, वो लेगेसी इश्यूज को एन्यूमरेट किया था इन स्टूडेंट यूनियंस ने। कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको सीएसओस कहते हैं, सीएसओस ने भी आह्वान किया था कि राहुल गांधी जी इन परिस्थिति में मणिपुर ना आए और यहां चिंगारी भड़काने का काम ना करें, मगर फिर भी राहुल गांधी जी नहीं माने। महिला पाइबी अर्थात हमारी वहां जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं मणिपुर में, उनके कई संगठनों ने भी राहुल गांधी जी के खिलाफ, उनके विजिट के खिलाफ आवाज बुलंद किया था। इन सब को ध्यान में रखते हुए जब राहुल गांधी जी आज सुबह लगभग 11 बजे के आसपास इंफाल में उतरे हवाई अड्डे पर, और उससे पहले भी कम्युनिकेशन के माध्यम से राहुल गांधी जी को और उनके दफ्तर को कहा गया, एक रिक्वेस्ट किया गया, सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि राहुल जी आप चुड़ाचांदपुर जाना चाहते हैं, रिलीफ कैंप विजिट करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, बिल्कुल जाइए, कोई आपको रोकेगा नहीं, मगर सड़कों पे कुछ लोग प्रोटेस्ट करके आपके खिलाफ नारेबाजी करने के लिए उतारू हैं,
हम चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए और यहां की सेंसिबिलिटी के लिए, जो सेंसिटिव सिचुएशन है, तो उचित होगा आप हेलीकॉप्टर लेके चुराचांदपुर जाएं। और मैं आपको बता दूं, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जब दौरे पर गए थे मणिपुर में, तो उन्होंने वहां जायजा लेने के पश्चात एक हेलीकॉप्टर सर्विस 3 स्थानों पर चालू किया था। चुराचांदपुर जाने और आने के लिए, मोरे जाने और आने के लिए और कांगपोपी जिला जाने और आने के लिए माननीय अमित जी के निर्देश अनुसार वहां चॉपर सर्विस, हेलीकॉप्टर सर्विस चालू की गई थी। मात्र 2,500 रुपए कीमत है, 2,500 रुपीज पेमेंट। लोग बाहर निकलने के लिए जो इच्छुक है आपको प्रोटेस्ट करने के खिलाफ, वो नहीं होगा और यहां विल मेंटेन काम। मगर राहुल गांधी मानते नहीं है, उनको मोहब्बत का दुकान खोलने की जल्दी है। झटापट किसी से बिना मशवरा किए, जिद करते हुए वो निकल गए और वही हुआ जिसका अंदेशा था। अभी मैं देख रहा था टेलीविजन चैनल पे लोग सड़कों पर उतर करके राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी गो बैक, अपने हाथों में प्लेकार्ड लिए हुए राहुल गांधी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी गलतियां कांग्रेस ने पहले क्यों की हुई थी कि आज वो सॉल्व नहीं हो पाए हैं आज तक। और अब राहुल जी के काफिले को विष्णुपुर में एक स्थान है, विष्णुपुर में जब वहां बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ राहुल जी के खिलाफ, तो वहां रोकना पड़ा और राहुल जी खुद वहां से अब यू टर्न लेके वापस आ रहे हैं। यही अगर राहुल जी सुबह करते, एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानते, हेलीकॉप्टर से चुराचांदपुर जाते, तो आज मणिपुर, आज जो टीयर गैस चले हैं, आज जो स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण इंफाल में बना है, ये मणिपुर में नहीं होता। मुझे लगता है कि राहुल जी की ये बिहेवियर, इट वॉज हाईली इररेस्पॉन्सिबल। I always say Rahul and responsibility never travel together. He has again proved the same today. He should have been more responsible, more sensitive towards the issue of Manipur. जून 13 से 13 जून से अब तक शांति थी। किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना, दुर्घटना और किसी की जान नहीं गई थी। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज सुबह एक व्यक्ति के जान के जाने की खबर है, दुखद खबर है। और हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, द सिचुएशन इज कमिंग अंडर कंट्रोल, लेट्स नॉट फाइट फॉर पेटी पॉलिटिकल गेन्स। जब सिचुएशन कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा है, अब आगजनी नहीं है, अब गोली नहीं चल रही है, लोग एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं, वैसे में राजनीति के माध्यम से अगर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो ये उचित नहीं है। मुझे इतना ही कहना था। और मुझे लगता है चूंकि ये बाइट है और एक बहुत सेंसिटिव विषय पे मैंने अपने विषय को रखा है, हम सब इसको समझेंगे। एक एक शब्द जो हम कहते हैं, इट हैज सम इफेक्ट इन मणिपुर, सो वी ऑल वुड बी रिस्पॉन्सिबल, वी ऑल वुड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री। ये अपील मेरे हर कांग्रेसी और हर ऑपोजिशन लीडर से है। थैंक यू सो मच। ये तस्वीर आप देख रहे थे। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने साफ तौर से राहुल गांधी के आज के मणिपुर दौरे पर सवाल उठाए हैं और वहां की संवेदनशीलता को ध्यान न रखते हुए, वहां के प्रशासन की बात को न मानते हुए स्थिति को तनाव में लाने के लिए भी सीधे तौर पर उन पर सवाल खड़ा किया। आगे बढ़ते हैं अपने खास कार्यक्रम खबर हटके में और अब देखते हैं खबर बदलती हुई समाज की तस्वीर की इस जुड़ी खबर को। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में फल सब्जी मंडी खोली गई है। इससे जिले में फसल सब्जियों की बिक्री एक सिस्टम के तहत की जा रही है। इससे इलाके के बेरोजगार युवाओं और किसानों को बागवानी और कृषि क्षेत्र में कमाई का एक जरिया मिल रहा है। साथ ही मंडी बनने से लोगों तक फल सब्जियां सस्ते दामों में भी पहुंच रही हैं। देखिए राजौरी से बदलती तस्वीर की एक झलक। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके के गाँव में किसानों की मदद के लिए फल और सब्जी मार्केट खोली गई है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि यहाँ किसानों की आय में इजाफा हो सके और युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा इस बाजार से किसानों को अपनी उपज को बेचने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी।
इस सब्जी मंडी में खुलने से कई गरीबों की रोजी रोटी लगी है, गाड़ियों की रोजी रोटी लगी है, यहाँ आते हैं गाड़ी वाले उनकी रोजी रोटी लगी है, हम जैसे लोगों की जो गरीब आते हैं यहाँ पे उनकी दिहाड़ी लगती है। राजौरी जिले के मुरादपुर में खुली नई फल सब्जी मंडी से इलाके के बेरोजगार और युवा बागवानी और कृषि क्षेत्र के तहत लाभदायक आय स्रोत की ओर बढ़ रहे हैं। राजौरी जिले में बागवानी और कृषि क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के तहत बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए मंच प्रदान किया गया है। खेत, बगीचे और मार्केट के बीच एक चेन बनाया गया है, जिसका सीधा फायदा इससे जुड़े लोगों को मिल रहा है। देख लो कि यहाँ पे एक दो आदमी को काम तो है नहीं, यहाँ पे हजारों लोगों का काम है। उनके साथ जो दुकानों पे लोग आके काम करते हैं वो भी इसी मंडी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप आप देख लो, यहाँ से लेके जाएंगे सामान, ऑटो वाले का भी रोजगार चल रहा है, लोड गैरेज वाले का भी चल रहा है, ट्रक वाला का भी काम चल रहा है, आगे दुकान पे जो लड़के काम करते हैं उनका भी काम चल रहा है। मतलब कि एक चैन बना हुआ है। बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने फल मंडी के साथ व्यवसाय शुरू किया है। राजौरी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सब्जियों का परिवहन, सब्जियों की बिक्री और खरीद को एक नया आयाम मिला है। इस फल मंडी से जुड़े हजारों लोगों को फायदा हो रहा है। बड़ी अच्छी मंडी चल रही है। ये अपना ये भाई साहब है, वो सबसे रियायत सौदा यहाँ देते हैं और बिल्कुल यहाँ देते हैं। तकरीबन ना करते 1000-2000 आदमी इसके पास आता ही आता है। तो बड़ा ही अच्छा इंतजाम चल रहा है, बहुत ही अच्छा इंतजाम चल रहा है और बड़े बड़े लोगों का रोजगार, तकरीबन 2-3 हज़ार आदमी का ये रोजगार चल रहा है यहाँ। तकरीबन देखो अब आगे पीछे सब गाड़ी लगी हुई हैं, सब लोग बाहर के आ रहे हैं, कोई कहाँ का कोई कहाँ का। बहुत अच्छा रोजगार, बहुत अच्छे किस्म से ये चल रही है मंडी। राजौरी जिले में बागवानी और कृषि क्षेत्र के किसानों के साथ सीधे संपर्क बनाने में भी सहायक हो रहा है। इसके अलावा अलग अलग सरकारी योजनाओं के तहत प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसका सीधा फायदा न सिर्फ किसानों को बल्कि दिहाड़ी मजदूरों को भी मिल रहा है। पिछले साल स्पेशल फोकस कंडी एरिया पे किया था और उसमें हमने काफ़ी नया एरिया हॉर्टिकल्चर के अंदर लाया है। इसके अलावा गवर्नमेंट की सारी स्कीम जैसे MIDH है, आत्मा है, जो स्मैम है, PMDP है, इस स्कीमों कैपेक्स है, इन स्कीमों के तहत हम जो और भी हॉर्टिकल्चरिस्ट को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर को एक ऐसे अपने लाइवलीहुड जनरेशन के जरिए की तरह अपनाएं। हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट में नर्सरी हैं, एक सियोट में है, एक हमारी बुदल में है, एक हमारी साज में है और एक रजौरी में है। ये सारी नर्सरी जो हैं अच्छी वैरायटी का जो सीडलिंग्स वगैरह तैयार कर रही हैं ताकि हमारे हॉर्टिकल्चरिस्ट को ये अच्छे से जो है वो पौधे मिल पाएँ। इसके अलावा हमारी कुछ पहल भी हैं। पिछले साल से हमने हाई डेंसिटी एप्पल डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया, पीकर नट पे काम शुरू किया, कीवी पे काम शुरू किया, सिट्रस फ्रूट पे काम शुरू किया। पिछले साल हमने स्ट्रॉबेरी जितना भी लगाया था उसमें बम्पर क्रॉप आई और हमारी डिस्ट्रिक्ट जो है स्ट्रॉबेरी को अब थोड़ा सा मात्रा में एक्सपोर्ट भी कर रही है हेडक्वार्टर्स जम्मू तक। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर को भी डिस्ट्रिक्ट में रिवाइव किया जाए। पहले इस इलाके में फल सब्जियों के बिकने का कोई सिस्टम नहीं था। अभी फल सब्जियां लोगों तक डायरेक्ट पहुंचती हैं। मंडी होने से यहां पर फल सब्जियों की खुली बोली लगती है, जिससे यहां फल सब्जियों के दाम भी कम हो जाते हैं। यही नहीं, जब इलाके के युवाओं के पास रोजगार होगा तो ड्रग्स समेत कई बुरी गतिविधियों से भी दूर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TT न्यूज। और अगली खबर आपको दिखाते हैं 7 समंदर पार की दुनिया से जुड़ी हुई। और खबर उम्र से जुड़ी हुई। साल दर साल हम सबकी उम्र बढ़ती है और लेकिन दक्षिण कोरिया के लोग 28 जून 2023 से 1 या 2 साल छोटे हो गए हैं। है ना हैरान करने वाली बात, लेकिन ये मुमकिन हुआ है इस नए कानून के लागू होने से। दरअसल दक्षिण कोरिया ने उम्र गणना की पारंपरिक पद्धति को हटाकर पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को लागू कर दिया है। इस तरह रातों रात उम्र घटने से दक्षिण कोरिया के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रह गया है। दक्षिण कोरिया के लोग उम्र गिनने की सदियों पुरानी परंपरा बदले जाने से बहुत खुश हैं। दरअसल सरकार ने देश में उम्र की गणना को लेकर 28 जून को नया कानून लागू कर दिया है। इसके मुताबिक उम्र की गणना अब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के जरिए होगी, जिसके तहत जन्मदिन के आधार पर ही उम्र तय होगी। उम्र गिनने का पारंपरिक तरीका खत्म होने से 29 साल की दक्षिण कोरियाई नागरिक चोई हुइन जी अब 27 साल की हो गई हैं। इससे वे बेहद खुश हैं। मैं पारंपरिक कोरियाई आयु प्रणाली में अगले साल 30 वर्ष की हो जाती, लेकिन नई आयु प्रणाली में 2 वर्ष छोटी हो गई हूँ। ये महसूस करना बहुत अच्छा है, इससे मैं बहुत खुश हूँ।
दक्षिण कोरिया की सरकार का कहना है कि देश में अंतर्राष्ट्रीय आयु प्रणाली लागू होने से आयु गणना से संबंधित कानूनी विवादों और शिकायतों में कमी आने की उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि उम्र की गणना करने के तरीकों को लेकर पैदा हुए कानूनी विवाद, शिकायतें और सामाजिक भ्रम काफी हद तक कम हो जाएंगे। दक्षिण कोरिया की पारंपरिक आयु प्रणाली के तहत नागरिकों को जन्म के समय 1 साल का माना जाता है और प्रत्येक 1 जनवरी को 1 और वर्ष जोड़ा जाता है। हालांकि दक्षिण कोरिया उम्र की गणना के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंड का उपयोग 1960 के दशक से चिकित्सा और कानूनी उद्देश्यों के लिए कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने रोजमर्रा के जीवन में पारंपरिक पद्धति का उपयोग करना जारी रखा था। इसी वजह से पिछले साल दिसंबर में दक्षिण कोरिया ने पारंपरिक पद्धति को पूरी तरह त्यागने और अंतर्राष्ट्रीय मानक को अपनाने के लिए कानून पारित किया, जिसे अब लागू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीजी न्यूज। इस खबर के साथ खबर हटके के इस अंक में फिलहाल बस इतना है, लेकिन डीटी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।